देखें इसके बाद आपके पास बेसिकली BAC जनरेट होता है। ठीक है, BAC जनरेट होता है कहाँ से? रिसोर्सेज से। इफेक्टिव डेट क्या होती है? इफेक्टिव डेट वो चीज होती है कि आज सीमेंट का रेट कुछ और है, स्टील का कुछ और है, सीलिंग का कुछ और है, DN पाइप्स का कुछ और है, PVC पाइप्स का कुछ और रेट है। ठीक है, एल्बोस का कुछ और है। ठीक है, क्रश का कुछ और है, सैंड का कुछ और है। ठीक है, तो उसकी वजह से इफेक्टिव डेट्स होती हैं, और ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होता है कि इन द फ्लक्चुएशन ऑफ एनी मटेरियल देन इट विल बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या है? इसमें आपके पास, हमारे पास क्या होता है? टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ एंड एक्टिविटीज, इसके अंदर मैं आपको एक बुक्स बता रहा था। देखिए, आपको इस बुक को पढ़ने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये बुक मैंने ऑलरेडी पढ़ ली है, और इसमें से मैं आपको ये ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, और बुक के ऊपर चलते भी नहीं है हम, जो चलेंगे वो एज पर साइट चलेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज बुक को हम एज पर एक्चुअल प्राइस भी हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये 18 प्रोजेक्ट, दैट इज एक्चुअली इंटरव्यू। 18 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका है इंटरव्यू क्वेश्चंस। किधर के यार? इंटरव्यू क्वेश्चंस किधर गए हैं? अ, एक सेकंड यार, ये एक सेकंड, ये यहाँ पे हैं। चलिए, वो अगर उसको फिर थोड़ा बाद उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट के अंदर नहीं यार, यहाँ पे तो नहीं थे ना। क्या मसला है यार? 18 प्रोजेक्ट, इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स, ये इंजीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको सारे दूंगा। इसमें ट्रांसमिशन लाइंस भी है, इसमें तो तोलंज वेस्ट भी है, इसमें कोहाट वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट भी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एनी हाउ, वो अभी पता नहीं वो कहाँ पे चली गई, वो बुक, उसको, फॉर प्लानिंग इंजीनियर्स। चले, वो टाइम वेस्ट उस पर अभी नहीं करते, लेकिन इधर ही थी यार वो, उसको तो मैंने डैशबोर्ड, टेलकोल बनेर प्रोजेक्ट, ब्रेन्स तो सर इंस्टीट्यूट। ये सब मेरे तो आ जाएगा। एक सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ वो, ये डिजाइन इंजीनियर कंसल्टेंट, डेटा फॉर NHA, नहीं ये तो NHA का डेटा है। ये डुअलाइजेशन ऑफ ओल्ड बनो रोड है आपकी, ये इधर बन रही है डुमेल वाली साइड पे ना, बेसिकली बांडा दाऊद शाह, और उसको लिंक कर रही है, 75 किलोमीटर हाईवे है ये, इसका EOT। 2 मिनट आता। बांडा दाऊद शाह बिल्कुल, अभी जहाँ पे 24 काम कर रही है इंजीनियर्स यहाँ पे। चले, वो अभी नहीं मिल रहा, उस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, एंड में इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या होता है? इसमें वो जो 14 पॉइंट्स हैं, वो उसी बुक, बेसिकली जो PMI की बुक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बुक है, वो वहीं से लिए गए हैं, लेकिन सम टाइम हम उसको फॉलो किसी पॉइंट पे करते हैं, लेकिन मोस्टली वी विल हम यूज करते हैं किस चीज को? हम साइट को यूज करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे लैग है, तो वहां पे लैग का कहा गया है कि लैग शुड बी द 5% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। ठीक है, या द टोटल ड्यूरेशन जितना भी लैग है। लेकिन एज पर साइट हम क्या यूज करते हैं? एज पर साइट हम यूज करते हैं कि लैग शुड बी द 50% ऑफ द प्रेडिसेसर एक्टिविटी ड्यूरेशन। यानी प्रेडिसेसर एक्टिविटी की अगर 6 दिन ड्यूरेशन है, तो अगले का लैग कितना होगा? 3 डेज होगा। लेकिन ये भी कोई कांस्टेंट नहीं है। अब जैसे स्लैब है, तो स्लैब की जो शटरिंग है, वी नॉर्मली रिमूव 14 डेज। सऊदी अरेबिया में 21 डेज है, सऊदी अरेबिया में 21 डेज है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास क्या है? टू लिंक रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को इसके अंदर लिंक करना। ठीक है, अब लिंक हम कैसे करेंगे? लिंक करने के लिए वी विल यूज द प्रॉपरली फार्मूला। ऐसा नहीं है कि बस गया और हाउ टू असाइन, नहीं। हम ये चेक करेंगे कि जो हमने ऑलरेडी जो हमने जो नंबर ऑफ डेज, यानी स्केड्यूल जो हमने कैलकुलेट किया है,
तो उसको हमने अपनी कितने रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को देख के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है, दैट इज बजटेड यूनिट पर टाइम मल्टीप्लाई विद एक्टिविटी ड्यूरेशन इक्वल टू बजटेड यूनिट्स। एक्टिविटी ड्यूरेशन ये शो कर रही है कि वी मैंने बोला काइंडली क्या कर रहे हो आप, एक्टिविटी ड्यूरेशन ये यूज हो रही है कि वी ऑलवेज कांटेक्ट विद द स्केजुअल, कि हम जो हैं वो स्केजुअल के साथ कांटेक्ट में है। डेफिनेटली आप जब साइट पे जाओगे, कोई कहेगा यार ये 5 मरले का घर है, एक्सकेवेशन करनी है, और आपके पास सिर्फ एक लेबर है, सिर्फ आपके पास एक लेबर है, तो आप क्या उसको कह दो कि यार कोई मसला नहीं है, मैं आपको 2 घंटे में एक्सकेवेशन कर दूंगा सारी, नहीं कह सकते। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड व्हाट एक्चुअली वी विल यूज, लेट मी शो यू, वी विल यूज प्रॉपरली द रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर रिसोर्स प्रोडक्टिविटी हम यूज करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके पास एक शीट है, दैट इज काइंडली म्यूट करें, ये बेसिकली आपके पास शीट है, दैट इज एक्चुअली नसीरुल अल हाजरी कारपोरेशन, और ये सऊदीया की कंपनी है, यू कैन सर्च ऑन गूगल एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट प्रोडक्टिविटीज यहाँ पे गिवन है, ये देखें सिविल की, फिर आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क्स की गिवन है। आई विल शो यू दैट हाउ टू जनरेट द प्रोडक्टिविटीज। HVAC वर्क की गिवन है, पाइपिंग वर्क की गिवन है, इसके फोल्डिंग की गिवन है। क्यों गिवन है, ताकि जो प्लानिंग इंजीनियर है ही Wajib wajib belaka. काइंडली Belaka mama. काइंडली म्यूट, तो कहा कि प्लानिंग इंजीनियर जो है ही शुड प्रॉपरली डिफाइन कि आप जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे हैं आपको रिसोर्सेज का भी पता है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ डेज इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेट हुए पड़े हैं, ये ऐसे तो नहीं हुए पड़े। ठीक है, इसमें प्रॉपरली हमने अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज को देखा है। ठीक है, कि हमारे पास कितने जो रिसोर्स, काइंडली म्यूट करें, कितने जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बाद आपके पास क्या होता है, हम जो पढ़ेंगे, टू मॉनिटर टू मॉनिटर एंड विजुलाइज द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, मॉनिटर करना और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को विजुलाइज करना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फिलहाल इसको मैं प्लान फॉर लोकल गवर्नमेंट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी रिसेंटली मेरे पास एक कोटेशन आई थी, इनको मैंने, ये बेसिकली Q6097 ये प्रोजेक्ट कोड होते हैं, Q7006 ये प्रोजेक्ट कोड होती हैं, ये क्या होती हैं ये भी इंशाल्लाह मैं आपको रेगुलर में बताऊंगा। ठीक है, अगर कुछ भी क्यू गलत हो जाए तो ये फिर इसको वो रिजेक्ट हो जाता है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये। अच्छा, टू मॉनिटर एंड विजुलाइज द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को किस तरह परफॉर्म करते हैं विद द बेसलाइन, क्योंकि बेसलाइन वो मीटिंग होती है, इनिशियल मीटिंग होती है कि आप इस टाइम जो है आप अपने क्लाइंट को ये चीज हैंड ओवर करोगे। ठीक है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ थोड़ी देर बाद। इसके बाद क्या है, टू डेवलप ए सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज इन एन ऑर्डर, सीक्वेंस एक्टिविटीज का मेंटेन करना, ये थोड़ा सा फ्रेश के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीक्वेंस के लिए आपको ये पता हो कि कौन सा काम किस चीज के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो और आपके साथ एक पूरा स्टाफ इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर ये होता है कि आप अपने जो PM साहब हैं उनसे भी पता कर सकते हैं कि सर ये कितने नंबर ऑफ डे इसकी प्रोडक्टिविटी हमारे पास क्या आ रही है, और QS भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो बेसिकली प्लानिंग जो है वो स्टेक होल्डर से चलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नहीं घबराना। ठीक है, इसके बाद क्या है, टू ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इन डिटेल टास्क, और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट भी दे दूंगा सारे के सारे, जिसमें आपको सीक्वेंस की टेंशन ही नहीं है, सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा बस ये प्रोजेक्ट है, और इसको आपने सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस होंगी, यानी जो BOQ में नहीं है वो आप रिमूव कर दो, बाकी बस आपको CPM नॉन CPM 14 पॉइंट्स में बता दूंगा। उसके बाद क्या है, टू ब्रेक डाउन द प्रोजेक्ट इन डिटेल टास्क, हम प्रोजेक्ट को डिटेल टास्क में डिवाइड करेंगे। ये बेसिकली WBS लेवल 50 तक जाता है मैक्सिमम P6 के अंदर, लेकिन कौन सी कंडीशन में हम लेवल 3 तक लेके जाते हैं और कौन सी कंडीशन में हम लेवल 7 तक लेके जाते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह रेगुलर में बताऊंगा। टू एलोकेट द बेस्ट रिसोर्सेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस, बेस्ट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, यहां देखें, ये तो शीट सऊदीया की हो गई, अब मैं आपको पाकिस्तान का दिखाता हूं MRS एनालिसिस, जो इस वक्त हमारा CNW डिपार्टमेंट यूज कर रहा है।
ये आपके पास क्या है, दैट इज एक्चुअली रेट एनालिसिस। सीएनडब्ल्यू का कोई प्रोजेक्ट है, नो टेंशन, ठीक है। यहाँ पे इवन के अगर आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है तो वहां पे आप ये प्रोडक्टिविटी यूज कर सकते हो रेफरेंस देके। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, एमआरएस, सेल कम्युनिकेशन अवर डिपार्टमेंट, ठीक है, सीएनडब्ल्यू, स्पेसिफिक नंबर 3.11.4। what is the productivity? The pre-anti-termite liquid for the 100 square feet, the skilled labor have a productivity 0.01740 day. How we can calculate it? अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं how we can calculate it. इंशाल्लाह I will tell you in regular classes that how we can calculate the productivity. For example, ये आपके पास ना होता, ये भी ना होता, then how you will calculate it? क्वेश्चन तो है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आप हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे, टू ब्रेक डाउन द, टू एलोकेट द बेस्ट रिसोर्स, ये मैंने बता दिया। टू मेक ए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू अस फॉर द स्पेसिफिक एक्टिविटी। टू फिक्स द बेस लाइन टारगेट, हम क्या करेंगे, हम एक बेस लाइन टारगेट क्या करेंगे, वी विल फिक्स द बेस लाइन टारगेट। बेस लाइन टारगेट क्या है, सिंपल इज दैट, चाहे आपके पास प्रोजेक्ट बेस लाइन है जिसको हम बीएल कहते हैं, चाहे प्राइमरी बेस लाइन है जिसको बीएल 1 कहते हैं, चाहे सेकेंडरी बेस लाइन है जिसको बीएल 2 कहते हैं, या टर्शियरी बेस लाइन है जिसको बीएल 3 कहते हैं। लेट मी शो यू इन द P6 एज वेल, ठीक है। इस वक्त अगर मैं कॉलम्स में आऊं तो आप यहाँ पे मैं BL1 लिख लेता हूँ। व्हाट इज BL1? यू कैन सी BL1, इट मीन्स दैट प्राइमरी बेस लाइन, BL2 सेकेंडरी बेस लाइन, BL3 टर्शरी बेसलाइन, कैन यू सी BL3 टर्शरी बेसलाइन, ठीक है। लेकिन यूज जो है इन सब का एक है, प्राइमरी बेसलाइन इज एक्चुअली ओनली यूज टू चेक दैट आइदर वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ और नॉट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे भी ये चीज क्लियरली डिफाइन हो जाएंगी बेसिकली, कि अगर आप यहाँ पे देखें असाइन बेसलाइन के अंदर, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है प्रोजेक्ट बेसलाइन, यूजर्स बेसलाइन, सेकेंडरी बेसलाइन, टर्शरी बेसलाइन, ठीक है। तो ये बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जस्ट टू ट्रैक द प्रोजेक्ट। अगर बेसलाइन नहीं है तो समझ जाएं कि आप अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर सकते। क्यों, मैं अभी आपको एंड में डैशबोर्ड बताऊंगा, वो इस पूरे टॉपिक का एक जिसे कहते हैं एक खुलासा होगा। टू कैलकुलेट द अर्न वैल्यू मैनेजमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अर्न वैल्यू मैनेजमेंट जिसकी मैंने ऐप भी बनाई है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट बेसिकली रेफर्स टू द कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है एस परसेंट कंप्लीट, ये तो होती ही होती है। एक आती है प्लान वैल्यू कॉस्ट, एक आती है अर्न वैल्यू, एक आती है एक्चुअल कॉस्ट, एक आती है बजट एट कंप्लीशन, एक आती है एस्टीमेट टू कंप्लीट, एक आती है ई एस्टीमेट एट कंप्लीशन, एक आती है कॉस्ट वेरिएंस, एक हमारे पास आती है एसपीआई, एक हमारे पास आती है सीपीआई, ठीक है, और एक हमारे पास आती है वीएसी। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाते ही हमारे पास जो चीज डेवलप होगी वो एस परसेंट कंप्लीट होगी, और एस परसेंट कंप्लीट से ही पीवी होगी। और ये सारे का सारा फिनोमिना कहाँ से जनरेट होता है, ये हम ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मुश्किल टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन स्टार्ट हम जीरो जीरो से करेंगे, ठीक है। ये जीरो से प्रोफेशनल है, ईच एंड एवरी, आपने घबराना नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। इसके अंदर हम काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ड्यूरेशन, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, काइंडली म्यूट करें, एंड विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल। ये क्यों, काइंडली म्यूट करें काजी भाई, ठीक है। इसमें ये होता है कि ड्यूरेशन वाइज अगर 6 दिन है और आज 3 दिन गुजर गए हैं, तो इसका मतलब है 50% काम किया है, तो 50% से जो आपके पास वैल्यू आएगी, ईवी पे उसका क्या इफेक्ट होगा, एसी पे उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन आप जब साइट पे जाते हो और फिजिकली चेक करते हो, बीएससी तो फिक्स है ना, लेकिन साइट पे तो चेंजेस आएंगी। जब आप फिजिकली जाके देखते हो तो वो परसेंटेज कितनी हो गई है, उन्होंने जो साइट पे काम किया है, कामचोरी किया, 30% काम किया है, तो उसकी वजह से आज के दिन तक आप पे कितनी कास्ट आ गई है, दैट इज बेसिकली एसी, एस्टीमेट एट कंप्लीशन, एंड वी विल डिफाइन इट वेरी क्लियरली, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं आपको कुछ कास्ट कंट्रोल टेम्पलेट्स दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कास्ट कंट्रोल टेम्पलेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे काइंडली म्यूट करें यार, क्लास न छोड़ें, ये थोड़ा
डरे नहीं, जीरो से प्रोफेशनल होगा। ये तो अभी डेमो है, यानी 40 लेक्चर मैं आपको 1.5 घंटे में सिखा रहा हूँ। 40 लेक्चर्स, कैन यू इमेजिन? तो 40 लेक्चर, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें, मैं आपको अ, यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल, माई कॉस्ट कंट्रोल नोट्स, और यहाँ पे आप देखें ये आप हमारे पास पड़े हैं कॉस्ट कंट्रोल नोट्स। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉस्ट कंट्रोल नोट्स इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रोवाइड नहीं करूंगा, सिखाऊंगा। नोट्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं, इस पे एक पूरा एक फार्मूलाज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ईवीएम अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपके पास यहाँ पे आता है एक्सेल ईवीएम टेम्पलेट्स। तो ईवीएम बेसिकली कास्ट कंट्रोल टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड वैल्यू ईवीएम टेम्पलेट, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक होगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अ, यहाँ पे जस्ट मैं आपको P6 के ऊपर कुछ ईवीएम बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें ईवीएम, अब इस ईवीएम के अंदर देखें, आपके पास यहाँ पे बीएसई भी है, पीवी भी है, ईवी भी है, एसी भी है, सीवी भी है, एसवी भी है, सीपीआई भी है, एसपीआई भी है, ईएसी भी है, ईटीसी भी है, और ये देखें वीएसई भी है, ठीक है। ये आपके पास टर्मिनोलॉजीज बेसिकली क्या है, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। एसपीआई और सीपीआई आपका कितना होना चाहिए? एसपीआई और सीपीआई आपका हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए। कम हो तो होता है कम, जाहिर सी बात है। जब आपने प्लान ज्यादा किया है और एक्चुअली आप कम काम कर रहे हो, तो फिर तो आपका एसपीआई कम होगा ना, बिहाइंड स्केजुअल हो, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा, जब तक आपका एसपीआई ओवरऑल, यानी फॉर एग्जाम्पल 40 एक्टिविटीज हैं, तो जब तक आपका उस 40 एक्टिविटीज का एसपीआई 0.9 पे नहीं आता, तब तक आप प्रोजेक्ट को रिकवर नहीं करोगे या रिवाइज नहीं करोगे, ठीक है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन इन वेरी डिटेल। टू मेक ए डिले एनालिसिस एंड कैलकुलेट प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डिले एनालिसिस के बारे में तो मैंने आपको बताया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टू मेक ए रिकवरी प्लान एंड क्लेम डिगर। क्लेम डिगर क्या होता है? ये बेसिकली प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट होती है। आपने अपने प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट आज ही मैंने जनरेट की है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वो बैच 41 के साथ चल रहा था, वो आज मैंने जनरेट किया है 19 लेक्चर्स, और यहाँ पे ये हमने आज इसकी जनरेट की है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या होती है, प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट होती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड क्लेम डिगर। और आज की डेट देखें, 22 अप्रैल 19 to 24, ये आज ही हमने जनरेट की है। 19 पेजेस की रियल बेस प्रोजेक्ट के ऊपर, यानी कि कंप्लीट एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट टुकड़ों में नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग डेटा हैज बीन क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट क्यों हम जनरेट करते हैं? इसके अंदर हम शो करते हैं अपने क्लाइंट को, सॉरी अपने पीएम अगर हमसे कहता है कि आप ये बताओ कि आपने जो प्रोजेक्ट में चेंजेस किए हैं और जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसके दरमियान हम मुझे प्रोजेक्ट डिफरेंस दिखाओ, कि पहले फ्लोट क्या आया था, अब फ्लोट क्या आया है, पुरानी फिनिशिंग डेट क्या थी, अब फिनिशिंग डेट क्या है, पहले लीड कितना था, अब लीड कितना है। तो ईच एंड एवरीथिंग इट इज अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट डिफरेंस रिपोर्ट। कौन कौन से आपने नया स्कोप ऐड किया है? नया स्कोप हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि सम टाइम ये इंशाल्लाह मैंने भी इसको हम करेंगे। सम टाइम ये होता है कि हमारे पास कुछ वेरिएशन ऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। ये होता है बेसिकली इंजीनियर्स का वेरिएशन ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएशन ऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली ये 13.1 क्लास है। इसमें ये होता है कि जब भी आप स्पेसिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस करते हो, तो वो ड्राइंग में भी वो चेंजेस आती हैं और बीओक्यू में भी वो चेंजेस आती हैं। यानी स्कोप जो है वो बेसिकली ऐड होता है, और ये जो क्लेम होता है ये कंट्रैक्टर का क्लेम होता है, यानी क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसको ईओटी दे। यहाँ पे आप देखो, वेरिएशन में बी इनिशिएटेड, कुछ भी वेरिएशन हो सकती हैं, क्वांटिटीज में चेंजेस हो सकती हैं, क्वालिटी में चेंजेस हो सकती हैं, लेवल ऑफ पोजीशन या डायमेंशन में कुछ चेंजेस हो सकती हैं,
ठीक है, या किसी भी प्लांट मटेरियल या सर्विसेज फॉर परमानेंट वर्क उसके अंदर चेंजेस हो सकती हैं। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जो P6 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली IAP, इम्पैक्टेड एज प्लान। इम्पैक्टेड एज प्लान का मतलब क्या है कि जो हमने ऑलरेडी प्लान किया था और जो नया स्कोप आया है उसकी वजह से आपके प्लान के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। ठीक है, जैसे P6 हमने ये ओपन किया यहाँ पे, और मैं किसी भी एक एक्टिविटी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को ऐड करने की वजह से जो मेरे प्लान के ऊपर इफेक्ट आया है वो क्या आया है। ठीक है, वो अलग से क्या शो करना, वो टॉप पे आपको फिनिश माइलस्टोन यहाँ पे आपको शो होगा, जैसे यहाँ पे माइलस्टोन लगे हुए हैं, टाइम स्केल एंड डेटा डेट अप्लाई एंड ओके। ओके, ये माइलस्टोन है। ठीक है, ये देखें, हैंडलिंग ओवर, ये माइलस्टोन है। दिस इज बेसिकली द साइन ऑफ द माइलस्टोन। ये चेंज भी हो सकते हैं साइन इसके। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, ये आपके पास माइलस्टोन है, क्योंकि ये तकरीबन 46 व्हीलर्स हैं। इसमें व्हीलर नंबर 064 का ये माइलस्टोन है। ठीक है, और 065 का ये माइलस्टोन है, तो इसका ये माइलस्टोन है। ठीक है, और इसका मकसद क्या है कि इसका नए एडिशन में क्या स्कोप आया वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो मेक ए रिवाइज स्केड्यूल फॉर ईओटी एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ईओटी, to monitor the deviation between the planned and actual work, I have already explained. To generate the S curve and histogram report, इसके अंदर हम S कर्व जनरेट करेंगे। अब S कर्व बेसिकली जब भी हम रिसोर्सेज को ऐड करते हैं तो रिसोर्सेज तीन तरीकों से ऐड होती हैं। एक जो तरीका होता है वो तो बड़ा सा सिंपल है, यानी कि स्केजुअल जो हमने बनाया स्टार्ट में, जो मैंने बताया, उसको कैलिब्रेट करके जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उतने हमने क्या किए, उतने रिसोर्सेज हमने अप्लाई कर लिए। सेकेंड रिसोर्स क्या होती है, वेटेज होती है। अब वेटेज की जब बात आती है, जब भी वेटेज की बात आती है तो उसके लिए लेट मी शो यू, यहाँ पे वेटेज एक्सेल फाइल, जो कि इंशाल्लाह ग्राफ हम भी बनाएंगे। अ, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, नहीं ये तो वीकली रिपोर्ट है, सॉरी। चलो अच्छा, ये अभी से ओपन हो गई, ये इसको डिस्कस करना था हमने। ये थोड़ी हैवी फाइल है, थोड़ा टाइम लेगी। ये बेसिकली हम इसको, चलिए ओपन हो गई, आज तो जल्दी हो गई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये हमारे पास होती है वेटेज शीट। वेटेज शीट में बेसिकली क्या होता है, जैसे ओवरऑल 100% है, जनरल में हमारा एक्सपेंस आ गया 3.5%, इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट में आ गया 29%, कंस्ट्रक्शन में आ गया 63.5%, क्लोजिंग में आ गया 4%। ठीक है, जब भी हम वेटेज पे बात करते हैं तो वेटेज के ऊपर हम एक ग्राफ, जो डिफरेंट ग्राफ्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ से जनरेट होते हैं। अब ये तो हमारे पास मल्टीपल ग्राफ्स हैं, लेकिन इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो होता है उसमें हम चार्ट टाइप को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कमुलेटिव है, तो हमें कमुलेटिव यहाँ पे नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ पे शो कर देते हैं, और यहाँ पे जो स्टैक लाइन है इसको हम लाइन को खत्म करके, इसको हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे खत्म करके एक ग्राफ को हम शो कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम स्टैक कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे हम स्टैक कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अनचेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आइदर हमने ठीक बनाया है कि रॉन्ग बनाया है, आइदर कि हमने ठीक बनाया ये ग्राफ या रॉन्ग बनाया, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप प्रोजेक्ट को वेटेज के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली आइडेंटिफाई होता है टॉप डाउन एस्टिमेशन से। ये आपके पास यहाँ पे है टॉप डाउन एस्टिमेशन। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज को असाइन करके भी एक ऐड कर सकते हैं। पहले हम इसकी कर्व P6 के अंदर बनाएंगे, फिर इसी ही कर्व को हम इंपोर्ट करेंगे एक्सेल में, और जो वेटेज आपकी यहाँ पे गिवन है 3.5, 29, 63.5, सेम वेटेज के जो आंसर हैं वो जनरेट होने चाहिए एक्सेल फाइल के अंदर। अगर वो जनरेट ना होए तो इसका मतलब ये आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, टू कैलकुलेट स्केजुअल वेरिएंस इंडेक्स, ये एसपीआई बेसिकली एसवीआई है। टू कैलकुलेट कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, टू कैलकुलेट फिजिकल परफॉर्मेंस एट साइट, काइंडली म्यूट। ठीक है, टू कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, टू कैलकुलेट एस्टिमेट एट कंप्लीशन, टू कैलकुलेट वेरिएंस एट कंप्लीशन, टू मैनेज इंटायर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो लाइफ साइकिल।
मैनेज पोर्टफोलियो लाइफ साइकिल पे जाने से पहले मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास सबसे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन के ऊपर हमारी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। अब ये रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, देखें, अगर आप किसी कंपनी के क्लाइंट हैं, तो अगर मैं आपको कह दूं, हाँ भाई ये रिपोर्ट है सर, आप चेक करो, और आप इंजीनियर नहीं हो, आप मुझे क्या कहोगे? आप कहोगे यार ये आपने मुझे क्या दे दिया है, इसको उठाओ और चले जाओ। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ये वेरिएंस क्या है, कास्ट वेरिएंस क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। क्लाइंट है आपका, ठीक है, अरबी भी हो सकता है, कुछ भी। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रॉपरली रिपोर्ट को जनरेट करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं ईवीएम टेम्पलेट को पहले मैं यहां से खत्म कर देता हूं। बैच 40 लेआउट पे, सिंपल से लेआउट पे आता हूँ ना, स्केजुअल लेआउट के ऊपर। ठीक है, बाकी लेआउट तो आगे बाद में है, पहले तो हम स्केजुअल लेआउट पे काम करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हम जो चीज ऐड करते हैं, कास्ट कंट्रोल को फिलहाल नहीं करते। ठीक है, हम जो चीज ऐड यहाँ पे करते हैं, जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिंक्रो 4D पे भी आएंगे हम कुछ देर तक। ऑलरेडी ऐड है ना ओरिजिनल ड्यूरेशन, इसलिए नहीं आ रहा, हम एक्चुअल करते हैं। बेसलाइन यहाँ पे अभी, प्रोजेक्ट बेसलाइन, बीएल स्टार्ट, बीएलपी देखते हैं, यहाँ से मिल जाएगी बीएल। ठीक है, ये बीएल, बीएल प्रोजेक्ट स्टार्ट, बीएल प्रोजेक्ट फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ये आपके पास है ओरिजिनल ड्यूरेशन, ये है आपके पास रिमेनिंग ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें आपके पास ये है स्टार्ट डेट, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, सिंपल इज दैट। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्टार्ट डेट, ये है आपके पास बेस लाइन। स्टार्ट क्या होती है, ये वो होती है जो आप एक्चुअल कर रहे हो। बेस लाइन क्या होती है, ये वो होती है जो आपने अपने क्लाइंट को दी हुई है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मैं एक और टर्मिनोलॉजी भी ऐड करता हूँ। कैजुअल पर्सन कंप्लीट, और फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस पर्सन कंप्लीट, सॉरी, ये वाला। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे दो आपके पास जनरेट होते हैं। यहाँ पे आप ये अगर टॉप पे देखो, तो आपको क्लियरली ये चीज डिफाइन हो रही है कि एग्जीक्यूशन फेज के अंदर इस वक्त आपके पास जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो क्या है, कि आपके पास S% कंप्लीट ज्यादा है और P% कंप्लीट कम है। जब भी मीटिंग होती है ना, तो अक्सर क्या डिमांड करते हैं पता है आपको, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ करो कि P% कंप्लीट और S% कंप्लीट को इक्वल करो। क्यों इक्वल करो, वो चोरी अपनी वो छुपाते हैं खुद को ना, वो कहते हैं यार इसको इक्वल करो, अगले कहेंगे तुम तो बिहाइंड हो। अब यहाँ पे इस डैशबोर्ड का क्या काम होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस डैशबोर्ड। ये आपके पास एक कंप्लीट इसका एक P6 का एक खुलासा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने वीकली रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। पहले प्रोजेक्ट का नाम, फिर कमिटमेंट डेट, कमिटमेंट डेट क्या होती है, कंट्रैक्ट कंप्लीशन डेट, जैसे 15 महीने की है वो। इसमें फिर बेसलाइन फिनिश डेट, बेसलाइन फिनिश डेट क्या होती है, जो आपने अपना प्लान बनाया है और जहां पे आपका माइलस्टोन खत्म हो रहा है, वहां पे आप बेसलाइन फिनिश डेट यहाँ पे हम देंगे इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन में। अब ये जो बेसिकली प्लान और एक्चुअल है, प्लान आपके पास क्या है,
प्लान इस वक्त आपके पास जो आ रही है दैट इज एक्चुअली 23.02%। परफॉर्मेंस क्या होती है जो एज पर साइट होती है वो आ रही है 20.53%। तो प्लान आप यहाँ पे लिखोगे और एक्चुअल यहाँ पे लिखोगे, तो अगर वेरिएंस माइनस में आया इसका मतलब है यू आर बिहाइंड। ये कैसे, यहां से कैसे पता चलेगा? यहां से आपका ओवरऑल यहां से आप जनरेट करोगे, ये पीसेस खुद जनरेट करेगा। आपने सिंपली एग्जीक्यूशन करनी है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये प्रोग्रेस मैन डेज। उसके बाद आपके पास क्या होगा, बेसिकली डेज इलैप्स एंड डेज रिमेनिंग, कितने डेज रह गए हैं, कितने गुजर गए हैं। तो ये भी आपको एग्जीक्यूशन में यहां से पता चल जाएगा बिल्कुल टॉप से, कि ओरिजिनल ड्यूरेशन 974 थी, एक्चुअली इस वक्त 890 चल रही है, और रिमेनिंग जो है वो आपके पास 331 है। तो डेज रिमेनिंग ये है। तो जो रिमेनिंग है, ठीक है, गुजर कितने गए हैं 331 में से आपने ऑटोमेटिकली ये माइनस करना है, तो आपके पास इसकी जनरेट आ जाएगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होना है, इसमें अब आप इस चीज को कभी भी वर्बली नहीं कर सकते। अब जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज में इंशाल्लाह जब हमारा आएगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है डेटा डेट। बार्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिलेशनशिप को ऑफ करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट द डेटा डेट। ठीक है, क्योंकि ये डेटा डेट होती है जो हमें प्रोग्रेस की प्रोजेक्ट बताती है। जो इससे पीछे वाली एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्चुअल हैं, यानी वो गुजर गई हैं, वो सारी गुजर गई। अब आप इसको पीछे करेंगे तो P6 आपको एक एरर देगा कि द एक्चुअल स्टार्ट डेट विल नेवर बी द चेंज्ड। ठीक है, स्केड्यूल पे पहले मैंने डिस्कशन की, एग्जीक्यूशन में डिस्कशन की, और कास्ट कंट्रोल की मैं आपको एक्सेल फाइल आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है। यहाँ पे देखिए 25 अप्रैल, ये वो बेस लाइन फिनिश डेट है जो आपने स्टार्ट में मैंने बताया था, जो क्लाइंट आपसे एग्री हुआ था। एज पर साइट आप उसको क्या दे रहे हैं, एज पर साइट आप ये प्रोजेक्ट खत्म कर रहे हैं 25 मार्च में, तो वेरियंस आ रहा है -30। ये रिपोर्ट जब उसके पास जाएगी तो वो कहेगा वेरियंस क्यों आ रहा है, तो आप क्या चाहेंगे, डिले इन मंथली पेमेंट दैट इज हाई। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट रिस्क, सेक्शन 13 एंड रिस्क रजिस्टर। रिस्क रजिस्टर में क्या है कि पेमेंट टू सप्लायर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इन इम्पैक्ट। और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको है कि May month payment is delayed by 24 days as of now, 10 days delayed in certification and 14 days overdue of today। तो ये आपने क्लास के अकॉर्डिंग लिखना है कि इसलिए हमारा प्रोजेक्ट जो है दैट इज गोइंग लो। बाकी ये जो है ये आपको P6 बताएगा। इसके बाद आपने 7 पॉइंट में क्या करना है, इसके बाद है हाई लेवल प्रोग्रेस समरी। हाई लेवल प्रोग्रेस समरी हमारे पास क्या होती है, इसमें ये होता है कि अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सब स्ट्रक्चर कंक्रीट फिनिशेस वर्क MEP, ये सारा क्या है, ये सारा बेसिकली आपके पास ये WBS लेवल्स हैं। आप जब राइट क्लिक करके कोलैप्स 2 करोगे और जब आप लेवल 2 पे आओगे, ये लेवल्स 8 तक गया हुआ है, वर्किंग है ना इसलिए, सॉरी लेवल 2। यहाँ पे आपको ईच परसेंटेज यहाँ पे मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क की जो परसेंटेज है वो 23.02 है, परफॉर्मेंस परसेंट कंप्लीट की 20.53 है। ये 00 इसलिए आ रहे हैं, मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप मिनिमम कोई ना कोई एक रिसोर्स इंटर करोगे हर एक्टिविटी में, बेशक उसको आप पैसे 1 रुपया दो, अगर पैसे 1 रुपया दोगे तो ये फिर एरर नहीं आता एग्जीक्यूशन में। ठीक है, 23.02। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि प्लान जो है वो हमारा कितना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिखो कंस्ट्रक्शन वर्क का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्क का प्लान कितना है, तो ये बस दोबारा होगा तो ये टाइम लेगा, क्योंकि मुझे पता है एनेबल एडिटिंग की है तो ये टाइम लेगा। ठीक है, एनी हाउ ये प्लान और ये स्केड्यूल इंशाल्लाह हम इंटर करेंगे, जब एग्जीक्यूशन करेंगे तो पूरे पूरा डेटा को उस शीट में हम इंटर करेंगे। ठीक है, पूरा स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट को लेके ना उसमें फिर हम इंटर करेंगे, उसमें CPM निकालेंगे, नॉन CPM निकालेंगे, लीड कितना होना चाहिए, लैग कितना होना चाहिए, कंस्ट्रेंट कितने होने चाहिए, व्यू लॉग भी इसके अंदर एक डिफाइनिंग एक चीज होती है। इसको मैं दोबारा एक्सपेंड कर लूँ, इसके अंदर आपको बेसिकली स्लो हुआ पड़ा है, यू हैव ओपन द करंट प्रोजेक्ट शेयर मोड। ओके, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज ऑल द प्रोजेक्ट्स,
ठीक है, देन वी हैव टू ओपन द ओनली वन प्रोजेक्ट। ठीक है, और अब जब आप इसका स्केजुअल करोगे, अच्छा यू तो यूज करंटली हैव द प्रोजेक्ट्स ओपन एज वेल, मल्टीपल प्रोजेक्ट तो नहीं है ना, इन द शेयर्ड मोड, अदर यूजर करंटली मोड इज ओपन एज वेल परफॉर्मिंग द प्रोसेस। तो इसको कोई इशू नहीं है इससे, ये शेयर्ड मोड आना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें इस चीज़ को फिर, क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इज करंटली ओपन हेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको व्यू लॉग थोड़ा दिखाता हूँ कि व्यू लॉग बेसिकली क्या है। ये आपके पास होता है व्यू लॉग। ठीक है, व्यू लॉग में हमें पता चलता है कि डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ये है, एक ही प्रोजेक्ट ओपन है, स्केड्यूल फ्रॉम एक ही प्रोजेक्ट ओपन है, प्रोजेक्ट जो है ये है, और ओके, यहाँ पे हमें पता चलता है कितने प्रोजेक्ट ओपन है, प्रोजेक्ट 1 है, टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज 6719 है, और एक्टिविटीज जिसमें कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं वो 55 हैं। कंस्ट्रेंट की जो बेसिकली प्रोग्रेस है, इट शुड बी द 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आपके पास जो बेसिकली आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज हैं, दैट इज गोइंग 842। सक्सेसर एक्टिविटीज जिसमें नहीं लगे हुए वो 4 हैं, प्रीसेसर आपके पास 3 है। तो इसमें आपके पास क्या है, ये कंप्लीट जो एक डिटेल है, ये आपको व्यू लॉग यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। लेकिन आजकल व्यू लॉग नहीं मांगते, आजकल वो 14 पॉइंट्स मांग रहे हैं, जो कि बेसिकली पीएमआई की एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारा कास्ट कंट्रोल और डेटा पुट करके डैशबोर्ड के अंदर, इसके बाद फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे। हम डेटा लेंगे बीओक्यू से। ये जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक अलग से एक बीओक्यू गिवन है, छोटा सा बीओक्यू मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीओक्यू और आपसे कहा जाता है यार इस बीओक्यू के ऊपर मुझे एक कर्व बना के दो। ठीक है, जो कि बेसिकली कैश फ्लो कर्व होती है। वो आप कैसे डिफाइन करोगे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है वीकली डैशबोर्ड, ये 18 प्रोजेक्ट के बनो मुख्तियार वाले वहां पे काम कर रहे हैं, ये बेसिकली उनके। बस मुझे आपसे 10 मिनट और देंगे, 5 मिनट रह गए हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए आप दोबारा ज्वाइन कर लें, और बस फिर इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करते हैं। सिर्फ 10 मिनट, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिंक भेज देता हूँ।